हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सफ़र करने वाले हैं टाइटैनिक का। जी हाँ, सेंचुरी का सबसे विशाल, सबसे बड़ा और कभी न डूबने वाला जहाज़, जिसे हम RMS टाइटैनिक के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कुछ नया जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपने टाइटैनिक के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम टाइटैनिक के बारे में उन अनकहे और उन अनसुने किस्सों को जानने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आपको भी थोड़ी बहुत हैरानी होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल एडू ब्लॉसम में। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 20वीं सेंचुरी की शुरुआत से। उस समय जर्मन और ब्रिटिश में होड़ मची हुई थी बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण करने की। इसीलिए ब्रिटेन सरकार ने एक जहाज़ बनाने का फैसला लिया, जिसकी सजावट और कद एक आलीशान महल से भी बड़ा हो और जो सेंचुरी का सबसे बड़ा जहाज़ कहलाए। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को जहाज़ बनाने के लिए करोड़ों रुपए का लोन दिया। इसके बाद 31 मार्च सन 1909 नॉर्थ आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में शुरू हुआ टाइटैनिक के निर्माण का काम, जिसमें लगभग 15,000 इंजीनियर्स और 3,000 वर्कर्स ने कड़ी मेहनत से पानी में चलने वाला एक ऐसा आलीशान महल तैयार किया जो दुनिया के लिए एक मिसाल बना। दोस्तों, टाइटैनिक अपने टाइम का सबसे बड़ा 10 मंजिला जहाज था। इसका पूरा नाम रॉयल मैन शिप यानी RMS टाइटैनिक था। इस शिप को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि इसमें 2,224 लोग यात्रा कर सकते थे। इस शिप को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को दिया गया था, जो कि एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी। इस जहाज को बनाने में लगभग 48 करोड़ का खर्चा आया था, जो उस समय की बहुत बड़ी राशि थी। इस जहाज की खास बात ये थी दोस्तों कि ये दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जहाज था और इसमें जो सीटी लगी हुई थी, इसमें जो सायरन लगा हुआ था, उसे 15 किलोमीटर तक की दूरी तक सुना जा सकता था। इसे बनाने वाली कंपनी का तो ये भी दावा था कि ये कभी न डूबने वाला जहाज है, लेकिन किसे पता था कि टाइटैनिक जैसा विशाल जहाज अपनी पहली ही यात्रा में पानी में डूब जाएगा। दोस्तों, इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बनाया गया था, जो पूरी तरह से वाटर टाइट थे, वाटरप्रूफ थे, और इसकी इसी खूबी के कारण इसे अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था, यानी कि ऐसा जहाज जो पानी में कभी नहीं डूब सकता। टाइटैनिक के मालिक की बात करें तो इसके मालिक का नाम जे ब्रूस इसमें था। टाइटैनिक को बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा था और इसे बनाने के लिए सबसे महंगी एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। दोस्तों, लगभग 3,000 वर्कर्स की मेहनत के बाद, इंजीनियर्स की मेहनत के बाद 1 अप्रैल सन 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो गया था और इसको एक्सपेरिमेंट के लिए समुद्र में छोड़ा गया था, जो कि सक्सेसफुल माना गया। और उसके अगले ही दिन यानी कि 2 अप्रैल सन 1912 को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने इसे यात्रा के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया और इसी के साथ टाइटैनिक ने इतिहास के पन्नों पे अपना नाम दर्ज कर लिया। और टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा से पहले बहुत ही पॉपुलर हो गया था, क्योंकि उस समय इसका मुकाबला करने के लिए दुनिया में और कोई भी जहाज नहीं था। टाइटैनिक में दोस्तों A क्लास, B क्लास और C क्लास के रूम मौजूद थे और यात्रा करने के लिए फर्स्ट क्लास का जो टिकट था वो 2,70,000 रुपए का, सेकेंड क्लास का टिकट लगभग 1 लाख रुपए का और थर्ड क्लास का टिकट 20,000 रुपए का था। टाइटैनिक में यात्रियों की हर छोटी बड़ी सुविधाओं का ख्याल रखा गया था। इसके अंदर एक सुंदर सा स्विमिंग पूल, एक योगा रूम, एक्सपेंसिव कैफे, वेज नॉन वेज खाने की व्यवस्था तथा एंटरटेनमेंट के लिए कई गेम्स मौजूद थे। नहाने के लिए इसमें एक बहुत ही सुंदर एक्सपेंसिव टर्किश बाथरूम भी था। इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा एडवांस इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम भी लगाया गया था, जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाता था। और इतना ही नहीं दोस्तों, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के यात्रियों के लिए अलग से 2-2 लाइब्रेरियों की व्यवस्था की गई थी। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के यात्रियों की सुविधा के लिए 4-4 लिफ्ट भी टाइटैनिक में लगी हुई थी।
दोस्तों इसकी पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक तय की जानी थी और इसके कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। इस महंगे शिप में इतनी सारी सुख सुविधाएं थी कि कई यात्री तो अपने शौक पूरे करने के लिए यात्रा कर रहे थे, मगर अफसोस उनको क्या पता था कि टाइटैनिक अपनी मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। बात है 10 अप्रैल 1912 की। टाइटैनिक 920 यात्रियों और क्रू मेंबर्स के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ा। साउथहैम्पटन से निकलकर टाइटैनिक 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शाम को शेबोर्ग फ्रांस पहुंचा और यहां से 274 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक क्वींसटाउन आयरलैंड पहुंचा और यहां से भी 123 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक अपने अंतिम सफर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। टाइटैनिक जब आयरलैंड से निकल रहा था दोस्तों, तब उसे रास्ते में आइसबर्ग यानी कि बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होने की जानकारी मिली, लेकिन जहाज के जो कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ, उन्होंने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और जहाज की स्पीड कम नहीं की। रात होते होते कैप्टन को लगभग 6 मैसेजेस और मिले, लेकिन वे ना तो जहाज की स्पीड कम करना चाहते थे और ना ही इस मैसेज को सीरियसली ले रहे थे, क्योंकि ये उनकी कैप्टन के रूप में आखिरी यात्रा थी और वे अपने रिटायरमेंट से पहले एक रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। रिकॉर्ड था टाइटैनिक को दुनिया का सबसे विशाल जहाज होने के साथ साथ सबसे फास्टेस्ट जहाज, सबसे कम समय में इतने लंबे रास्ते का सफर तय करने वाला जहाज का दर्जा दिलाना चाहते थे। दोस्तों 14 अप्रैल की उस अंधेरी रात को कैप्टन स्मिथ ने सुरक्षा की दृष्टि से 2 क्रू मेंबर्स फ्रेडरिक फ्लीट और रेग्नॉल्ड ली को जहाज के ऊपर निगरानी के लिए तैनात किया, जिससे वो किसी भी खतरे की जानकारी कैप्टन को तुरंत दे सके। 14 अप्रैल को रविवार का दिन था। समुद्र एकदम शांत स्वभाव से बह रहा था। आसमान में चांद भी नहीं था, केवल तारों की हल्की रोशनी ही मिल पा रही थी। उसी समय लगभग रात को 11:40 पर निगरानी करने वाले फ्रेडरिक की नजर एक काले जैसे दिखने वाले पहाड़ पर पड़ी। आसमान में रोशनी न होने के कारण उन्हें आइसबर्ग सही तरीके से नहीं दिख रहा था, मगर वे टाइटैनिक पर आने वाली मुसीबत को भली भांति भांप गए थे और उन्होंने एक पल भी वेस्ट न करते हुए इसकी जानकारी तुरंत कैप्टन को देने के लिए 3 बार घंटा बजा दिया और तुरंत ही फोन पर इसकी जानकारी कैप्टन को दी। बर्फ का टुकड़ा एकदम टाइटैनिक के सामने है। ये खबर सुनते ही सभी ऑफिसर्स जहाज को मोड़ने की कोशिश करने लगे। अचानक से हुए इस डिसीजन से कैप्टन ने टाइटैनिक को उस बड़े आइसबर्ग से दूर ले जाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अफसोस मात्र 30 सेकंड के समय की चूक हो गई और जहाज के राइट साइड का निचला हिस्सा उस बड़े आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव इतना जोरदार था दोस्तों कि उसने 3rd क्लास में रहने वाले यात्रियों को एक बड़ा झटका दे दिया। यात्रियों को पता उस वक्त लगा जब टाइटैनिक को एक जगह रोक दिया गया और उसके इंजन बंद कर दिए गए। जैसे ही ये खबर फैली कि जहाज टकरा गया है तो लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। पूरे जहाज पर खौफ का माहौल था। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो उसमें दबाव के कारण जहाज के निचले हिस्से की प्लेट्स को चीर दिया, जिससे जहाज के राइट साइड की 30 फीट तक की कीलें बाहर निकल आ गई। कीलें बाहर आ जाने से आपस में जुड़ी प्लेट सरक गई और पानी तेजी से अंदर जाने लगा। वहीं जब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हुआ तो 3rd क्लास के सभी यात्री ऊपर की ओर भागने लगे। इस घटना से चिंतित होकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने कैप्टन स्मिथ को बताया कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया है और कुछ ही समय में पानी धीरे धीरे सभी कंपार्टमेंट्स तक पहुंच जाएगा। इसके बाद सभी लाइफ बोट्स को बाहर निकाला जाने लगा, लेकिन अफसोस टाइटैनिक पर उस समय 20 ही लाइफ बोट्स मौजूद थी। एक लाइफ बोट की कैपेसिटी लगभग 65 यात्रियों की थी, लेकिन अफरा तफरी और घबराहट के कारण एक बोट पर केवल 25 से लेकर 30 यात्रियों को ही चढ़ाया गया। इस बात पर बाद में सवाल भी उठाए गए कि कैप्टन होने के नाते स्मिथ को इस बात की पूरी जानकारी थी कि जहाज पर कुल कितने यात्री हैं और कितनी लाइफ बोट्स हैं। फिर भी कई बोट्स को कम यात्रियों के साथ भेज दिया गया। इसी वजह से अधिकतर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उस समय पूरे जहाज पर खौफ का माहौल था, परंतु जहाज पर मौजूद म्यूजिशियन का एक ग्रुप अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना अपनी आखिरी सांस तक संगीत की धुनों को बजाता रहा, ताकि मरने वाले अपनी जिंदगी के आखिरी पल खुशी के साथ बिता सके। दूसरी तरफ
5 से अधिक कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाने के कारण जहाज का अगला हिस्सा 10 डिग्री तक पानी में डूब चुका था और वहीं पिछला हिस्सा ऊपर उठने लग गया था। लगातार बढ़ते दबाव के कारण लगभग 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरीके से बीच में से टूटकर अलग हो गया। मात्र 2 घंटे 40 मिनट में कभी न डूबने वाला जहाज टाइटैनिक देखते ही देखते अपनी पहली ही यात्रा में अटलांटिक महासागर की गोद में समा चुका था। इस दुखद घटना में 1517 लोगों की जानें गई। इसमें से अधिकतर लोग डूबने से नहीं बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में जमने के कारण मारे गए थे। टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद 710 लोगों को बचा लिया गया था। टाइटैनिक के डूबने से लेकर आज तक इसके एक्सीडेंट से रिलेटेड अनेक थ्योरियां सामने आती रही हैं। कोई थ्योरी इस घटना के लिए कैप्टन स्मिथ को दोषी ठहराती है, कोई थ्योरी टाइटैनिक की बनावट और उसमें इस्तेमाल किए मटेरियल्स को घटिया बताती है। कुछ तो ये भी मानते हैं कि जब टाइटैनिक ने अपना सफर शुरू किया था तभी उसके निचले हिस्से में आग लग चुकी थी, जिसकी जानकारी सभी ऑफिसर्स को पहले से ही थी, मगर उन्होंने यात्रियों को इसकी भनक भी नहीं लगनी दी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस जर्नी को कैंसिल करना पड़ता, जिससे कंपनी को बहुत नुकसान उठाना पड़ता और टाइटैनिक की सारी टिकट्स पहले ही बिक चुकी थी। इसलिए ऑफिसर्स ने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया और उसे नजरअंदाज कर दिया गया। कहा जाता है कि आइसबर्ग जहाज के उसी निचले हिस्से से टकराया था जिसमें पहले से ही आग लगी हुई थी और आग लगने के कारण उसका मटेरियल कमजोर पड़ चुका था। लेकिन 2010 में शुरू किए गए एक प्रोजेक्ट के तहत टाइटैनिक के डूबने की वजह जानने के लिए शोधकर्ताओं की एक टीम बनाई गई, जिसने लाखों डॉलर से बने मॉडर्न रोबोट्स और हाई क्वालिटी के कैमरास की मदद से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में रडार टेक्निक से स्कैन करके 15 किलोमीटर के एरिया का एक मैप बनाकर टाइटैनिक के हर छोटे बड़े टुकड़ों की 1,50,000 फोटोज और वीडियोस इकट्ठा की और इनकी हेल्प से टाइटैनिक के हर छोटे बड़े हिस्से का अध्ययन किया। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद सन 2012 में इस टीम ने टाइटैनिक को वर्चुअली तैयार करके इसके डूबने की असली वजह को जानने का प्रयास किया। टाइटैनिक की बनावट और इसमें इस्तेमाल किए गए मटेरियल्स पर कई बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद टीम ने पाया कि टाइटैनिक के डिजाइन और इसमें इस्तेमाल किए गए मटेरियल्स में कोई भी कमी नहीं है। रिसर्च के अनुसार टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण उसकी स्पीड थी, क्योंकि जब इतनी स्पीड से चल रहे टाइटैनिक से आइसबर्ग टकराया तो दबाव निचले वाले हिस्से में पड़ा, जिसके कारण वो हिस्सा टूट गया और 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया और टाइटैनिक देखते ही देखते अटलांटिक ओशन में समा गया। आज भी टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक ओशन की गहराई में पड़ा हुआ है, जिसकी तलाश बहुत लंबे समय से होती रही है, पर कामयाबी मिली सन 1985 में। उसके बाद से आज तक करीब 700 तैराक स्विमर्स उस मलबे के पास जा चुके हैं। 100 साल पूरा होने से इस अंडर वाटर हेरिटेज घोषित कर दिया गया है, जिसका संरक्षण यूनेस्को कर रहा है ताकि इसके मलबे को गैर वैज्ञानिक और अनैतिक एक्सपेरिमेंट से बचाया जा सके और इसको भविष्य के लिए संरक्षित किया जा सके। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।